हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन माय चैनल अध्ययन। और हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ। उसमें हम लोगों ने डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, उसका डिवीज़न पढ़ा उसमें कि जेम्स मिल ने किस तरह से किया था। इसकी जो पॉलिटिकल चेंजेस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए गए और किस तरह से इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की वीडियो में है हमारा इकोनॉमिक चेंजेस। गाइस, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो इजीली मिल जाए। तो फर्स्ट आता है इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो सिस्टम था जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी। आप कह सकते हैं एक मेन अर्निंग सोर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि आफ्टर 1857 पूरी तरह से इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ चुका था। जब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था उस समय उन लोगों ने टोटली अपनी पॉलिसी अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने सर्वे कराया पूरी कंट्री में और उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पर था। अब उसमें जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे, रिबेलियंस थे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल कर दिया था इसको। सेकेंड चीज़ थी जिससे उनकी अर्निंग थी, सोल्ड आइटम्स। अब उन्होंने दूसरा अर्निंग सोर्स ये था कि जो भारत की चीज़ें थीं जो यहाँ नेचुरली ग्रो हो रही थी उनको उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमारे स्पाइस, इसमें आपका ब्लैक पेपर, क्लोव एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे, जिन्हें हम खड़े मसाले भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि उनको यहाँ से इंडिया से लेकर और बहुत हाई रेट में उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। कैलिगो, कॉटन। कैलिगो एक क्वालिटी होती है प्लेन कपड़े की, जो कि प्लेन कपड़ा होता है बहुत फाइन क्वालिटी का, उसको कैलिगो बोला जाता था और लोकल लैंग्वेज में उसे मुस्लिन भी बोलते थे। कॉटन, इन चीज़ों को उन्होंने इंडिया से लेकर दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। एक उनका अर्निंग सोर्स ये था। नेक्स्ट था ओपियम कल्टीवेशन। अब जो हमारे पुअर पीजेंट्स थे इंडिया में, जो कि ज़मींदार जागीरदार से अक्सर लोन ले लेते थे, कर्ज ले लेते थे, तो उन्हें पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया बहुत ईजीली। उन्हें पता था कि इस लोन को पे नहीं कर सकते, तो उसके बाद में उन लोगों को फोर्सफुली इन्होंने ओपियम कल्टीवेशन में इन्वॉल्व कर दिया। अब चाइना उस समय बहुत बड़ा टी प्रोडक्शन करने वाला कंट्री था, तो चाइना से इन्होंने टी लेकर बदले में उनको ओपियम देना स्टार्ट कर दिया। ये भी हिस्ट्री में बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो चाइनीज़ पर्सन थे उनको ओपियम की आदत डाली और उसके बाद उनसे टी जो था उसका बहुत इजीली वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये काम था कि ओपियम देना और उसके बदले में टी वहाँ से लेना। फिर है प्रमोट द ट्रेड्स। अब जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में, तो उनको उनके बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना ये उनका सबसे बड़ा काम था कि ताकि वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ भी और इंडिया भी, जो उनकी कॉलोनीज़ थे जितने भी, कि वो उसी को ही परचेज करें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंडिया स्टार्टिंग से ही हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। तो जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि हमारा जूट और कॉटन, तो यहाँ के फार्मर से बहुत चीप रेट में लेकर उसको उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्रीज़ थी उनको भेजना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ का अब उनके गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, जब वो प्रोडक्ट्स वहाँ बनकर तैयार हो गए इंडिया के रॉ मटेरियल से, तो उसे वापस इंडिया में उन्होंने बहुत हाई रेट में सेल किया। जो जूट के प्रोडक्ट्स थे, जो कॉटन के बने प्रोडक्ट्स थे वहाँ, तो उसको इंडिया में उन्होंने बहुत हाई रेट में, तो इस तरह से दोनों तरह से ही ब्रिटिशर्स का बेनिफिट होता रहा उसमें, कि यहाँ से चीप रेट में रॉ मटेरियल लेते थे और बहुत अपने प्रोडक्ट्स जो वहाँ से तैयार माल होता था उसको बहुत हाई रेट में इंडिया में सेल करते थे। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल वर्क।
इंडिया पहले से ही क्राफ्टमैन बहुत ज़्यादा थे यहाँ, तो क्राफ्टमैन जो था अलग अलग फील्ड के थे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग भी थे, जैसे कि वीवर्स, वीविंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया की कॉटन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी। उस समय ये आपका बांग्लादेश प्रेजेंट में जो है और पाकिस्तान, ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। ढाका की मलमल बहुत ज़्यादा फेमस थी और अदर कंट्रीज़ में केवल इंडिया के नाम से ही, किसी कंपनी की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल इंडिया के नाम से ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकती थी वो। और उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि जो फाइन क्वालिटी की मलमल होती थी, तो वो पूरा थान एक मैच बॉक्स में, माचिस की डब्बी कितनी छोटी सी होती है, पूरा एक थान उसमें माचिस की डब्बी में आ जाता था। इतना सॉफ्ट और फाइन क्वालिटी होती थी यहाँ की कॉटन की। उन्होंने यहाँ के जितने ट्रेडिशनल वर्क थे, जैसे वीवर्स को वर्कलेस कर दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल ले लिया जो कि वो फार्मर से लेते थे, तो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो उनका वर्क डिस्ट्रॉय हो गया। पॉटरी में बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया। पॉटरी मेकिंग, उनको वर्क देना बंद कर दिया या बहुत ज़्यादा उनसे रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, तो वर्क डिस्ट्रॉय हो गया। आयरन मेल्टिंग, आयरन मेल्ट करके वो बहुत सारे जो टूल्स थे एग्रीकल्चर के वो बनाते थे। अदर चीज़ों में यूज़ होता था, जैसे डेली चीज़ें हैं उसमें भी आयरन का यूज़ होता था, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। अब ब्रास यहाँ का पीतल वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हमारे यूपी की बात करें तो मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है। और भी इंडिया में कई जगह ब्रास वर्क होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा, जो यहाँ के आर्टिशियंस थे बहुत बारीक कारीगरी किया करते थे उनके ऊपर, और जो बहुत पसंद किए जाते थे। उन्होंने उन सब काम को, जो हमारे क्राफ्टमैन थे, उनको सबको टोटली वर्कलेस कर दिया। उसका रीज़न क्या था कि आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, तो वो जो वर्कलेस हो चुके थे यहाँ से हमारे लोग, उन लोगों को उन्होंने बहुत कम रेट पर, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो थी अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी थे वो लोग, तो उन्हें बहुत कम रेट में एज ए वर्कर अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब आती हैं ब्रिटिश फैक्ट्रीज़, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने जो पहले अपनी जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटेन में, जैसे कि स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर, तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था वो स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर भेजा जाता था, जिससे कि वहाँ से जो फाइनल गुड्स है वो तैयार होकर वापस इंडिया में या अदर कंट्री में जा सके सेल के लिए। तो ये तो थे इकोनॉमिक चेंजेस जो कि हमारे ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और आफ्टर 1857 EEIC, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी थी इंडिया में, और उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी यहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोशल चेंजेस, ब्रिटिश टाइम में इंडिया में कौन कौन से सोशल चेंजेस हुए, हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आया उनके आने के बाद, वो हमारे लिए हार्मफुल था या बेनिफिशियल था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। गाइज़, अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।